नमस्कार दोस्तों। ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी और आज की सबसे बड़ी खबर रही पूर्वी लद्दाख के एक हिस्से से चीन की और भारत की सेनाओं का डिसएंगेजमेंट। 9 महीने से भारत और चीन की सेनाएं एक दूसरे के सामने खड़ी हुई थी। 9 दौर की बातचीत हुई है कोर कमांडर लेवल की, और 9वें कोर कमांडर लेवल की बैठक में अल्टीमेटली चीन और भारत दोनों इस बात पर सहमत हुए कि सेनाओं को अग्रिम मुहानों से पीछे हटाया जाए, जहां वो पहले थी, यानी अपने अपने बेस पर। शाम को वीडियो भी आ गए, टैंक पीछे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बहुत सारे सवाल हैं और ये सवाल बड़े वाजिब हैं। क्या चीन पर भरोसा किया जा सकता है? क्या चीन सभी क्षेत्रों से पीछे हटेगा, यानी अप्रैल मई 2020 वाली स्थिति में जाएगा? और क्या भारतीय सत्ता प्रतिष्ठान को भी और सेना को भी चीन पर बहुत बारीक और कड़ी नजर नहीं रखनी चाहिए? अतीत की घटनाओं को देखते हुए जो आज घटना घटी है, बल्कि कल घटनी शुरू हुई थी, बुधवार को शुरू हुई थी। चाइना ने अधिकृत तौर पर कल ही इस बात की पुष्टि कर दी थी, लेकिन चूंकि संसद सत्र चल रहा है, इसलिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह साहब ने आज सुबह 10:30 बजे पार्लियामेंट के जरिए देश को ये जानकारी दी। बहुत सारे पहलू हैं इस घटना के, बहुत सारी आशंकाएं हैं। इन सब पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ जाने माने रक्षा विशेषज्ञ, टेरिटोरियल आर्मी के पूर्व चीफ, युद्ध सेवा मेडल से अलंकृत और वार सिचुएशंस हो, काउंटर टेररिज्म हो, इन सब में विशेषज्ञता हासिल करने वाले, पूर्वी लद्दाख में भी, पूर्वोत्तर में भी, घाटी में भी तैनात रहने वाले मेजर जनरल AK सिवाच साहब जुड़े हुए हैं। सिवाच साहब, आपका बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत। धन्यवाद चौधरी साहब। सिवाच साहब, डोकलाम में करीब करीब 2.5 महीने आमने सामने खड़े रहे थे, और यहाँ 9 महीने, और 9 महीने बाद चीन पीछे हटने को तैयार हुआ और भारत भी अब पीछे हट रहा है। क्या इसका संदेश ठीक तरीके से गया है चीन को कि ये बदला हुआ भारत है, आप अगर कोई भी गुस्ताखी करेंगे तो उन साजिशों में आप कामयाब नहीं हो पाएंगे जो आपके मन मस्तिष्क में उछलती रहती हैं, छलांगे मारती रहती हैं? अब आप वो सब नहीं कर पाएंगे जो आप अतीत में करते रहे हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक बोला चौधरी साहब। पहले तो मैं वहां पर 2 साल चीफ ऑफ स्टाफ था, मतलब कि पूरे इलाके का नंबर 2। और एक प्रकार से आप 2011-12 में, और मैं उस जमीन की हालात से काफी वाकिफ हूँ। तो जैसे वो अप्रैल और मई के अंदर चीन आया था 3 डिवीजन लेके, तो इसमें कोई शक और सवाल नहीं, उसने भारत को सरप्राइज किया था। और वो आ गया था आपका जो इस इलाके में, जैपसांग के इलाके में, फिर गलवान, गोगरा और हॉट स्प्रिंग के इलाके में, और आया था वो आपके पेंगेंगसो में, नॉर्थ ऑफ पेंगेंगसो और कुछ हद तक साउथ ऑफ पेंगेंगसो। तो ऐसे में जब तनाव बढ़ता गया, और ये हुआ क्या कि जब आने के बाद भारत ने भी संभाला और 1 महीने के अंदर ही अपनी मिरर इमेज डिप्लॉयमेंट कर दी। मतलब कि जो वो उसने 3 डिवीजन के करीब लेके आया था, टैंक्स लेके आया था, RT गन्स लेके आया था, एयर डिफेंस के सिस्टम लेके आया था, इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल लेके आया था, और ऐसा लगता है मन बना के आया था लंबा रहने के लिए। और इसको मद्देनजर रखते भारत ने 1 महीने के अंदर ही मिरर इमेज डिप्लॉयमेंट कर ली। मतलब कि करीब करीब उतने या उससे ज्यादा ट्रुप्स डिप्लॉय किए, 3 डिवीजन से ज्यादा, T-90 टैंक, T-72 टैंक,
और हमने बॉफर्स गन, उसके बाद M777 अल्ट्रा लाइट हाउजर, एयर डिफेंस सिस्टम और एयरफोर्स को भी हमने आगे डिप्लॉय किया। और इसके बाद भारत की जो नेवी थी उसको भी हमने एक्टिवेट कर दिया इंडियन ओशन में। तो उसके तक बात स्थिति काफी नाजुक थी। मगर जो हमने 29-30 की रात को किया, 29-30 अगस्त को, उससे पलड़ा बहुत एकदम बदल गया। जो हमने साउथ ऑफ पेंगेंगसो में क्लास रेंज को पकड़ लिया, और वो एक स्ट्रेटेजिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट हाइट है जिसके अंदर जंगला, रिचिंगला, मगर हिल, गुरंग हिल और स्पांगुर गैप। और ये स्पांगुर गैप वही है जहां से चीन 1962 में आया था लद्दाख के इलाके में। वो अभी हमारे काबू में है और अब हम वहां से जा सकते हैं चीन की तरफ, चीन वहां से भारत की तरफ नहीं आ सकता। और इसके साथ साथ जो ये क्लास रेंज है, ये चशूल मोल्दो का जो बाउल है उसको डोमिनेट करता है, जहां पर चीन की डिप्लॉयमेंट भी है। ऐसे जी में चीन का जो को एक बार हमने बहुत अच्छा सरप्राइज कर दिया, और चीन को कानो कान खबर नहीं हुई, उनकी सैटेलाइट को भी नहीं पता चला। और ये एक बहुत बड़ी गेम चेंजर थी, फोर्स मल्टीप्लायर था। इससे जो है पलड़ा भारत की तरफ झुक गया। और ऐसे में अब चीन बातचीत के टेबल पर आना चाहता है, क्योंकि उसको लग रहा है कि अगर कैलाश रेंज भारत के पास रहता है तो उसको बहुत बड़ा नुकसान है। तो इसलिए वो राजी हुआ है कि अभी आपकी जो पीछे डिसएंगेज करने के लिए डी एस्केलेशन और डी इंडक्शन फ्रिक्शन पॉइंट से भारत की स्टैंड क्या रहा है। भारत पहली बात तो पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड है, विंटर्स के जी लिए तैयारी कर ली है, डिफेंसेस हैं बनी हुई, स्टॉकिंग हो गई है। और भारत का एक ही हरदम एक ही जवाब है और एक ही जो पॉइंट पे पोजीशन है कि आप कॉम्प्रिहेंसिव डिसएंगेजमेंट करें, दैप्संग से लेके और पेंगेंगसो तक, और आप यथास्थिति करें जो अप्रैल 2020 में थी। जी जी इसको मद्देनजर रखते यही बातचीत चल रही थी। अभी जो लास्ट कोर कमांडर की मीटिंग हुई उसके अंदर कहीं ना कहीं ये डिसाइड हुआ कि हम नॉर्थ और साउथ ऑफ पेंगेंगसो में डी इंडक्शन करेंगे, मगर डेप्संग के बारे में कोई बातचीत नहीं हुई। अभी जो नॉर्थ और साउथ ऑफ पेंगेंगसो के अंदर है, उसके अंदर जो चीन ने बोला है कि हम जो फिंगर 4 से हटके फिंगर 8 में जाएंगे, क्योंकि जैसे आप जानते हैं कि नॉर्थ ऑफ पेंगेंगसो में भारत मांगता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल फिंगर 8 पे है और चीन मांगता है फिंगर 4 पे है। तो वो आज 8 से 4 में आए हुए हैं पहले, मगर वो एग्री हो गए फिंगर 4 से फिंगर 8 पे जाएंगे। और भारत को बोला आप 4 से फिंगर 2 और 3 के बीच में धन सिंह थापा जो पोस्ट है आईटीबीपी की वहां तक जाए, और बीच में जी पेट्रोलिंग नहीं होगी जब तक ये मिलिट्री और डिप्लोमेटिकली रिजॉल्व नहीं किया जाता। मगर साथ में उन्होंने ये भी बोला कि आप साउथ ऑफ पेंगेंगसो जो है उसको भी अभी डिसएंगेजमेंट करोगे। ये बात अभी तक साफ नहीं आई कि क्या इसका मतलब ये है कि जो कैलाश रेंज हमने पकड़ी थी 29-30 अगस्त को, क्या वो शामिल है। अगर हम अपने इलाके में वकेट करना पड़ता है तो जो हमारे पास एक ट्रम्प कार्ड है जिसको हिंदी में तुर्फ बोलते हैं, अगर वो हमने गुआ दिया तो हमें क्या भरोसा कि जो चीन आने वाले टाइम में जो पंडित हैं, मिलिट्री पंडित क्या बता रहे हैं कि ये डी इंडक्शन फेज में होगी। फेज 1 में नॉर्थ और साउथ पेंगेंगसो के बीच में कर रहे हैं, और फेज 2 में शायद डेप्सांग के बारे में बात करेंगे। मगर मैं ये कह रहा हूं कि जो जहां चीन आया है डेप्सांग में 7 से 8 किलोमीटर अंदर है। डेप्सांग का इलाका बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वहां से वो नुब्रा वैली और साइचन ग्लेशियर में डायरेक्ट जा सकता है, और वहां उसके लिए बहुत अहमियत है। वो 1959 की क्लेम लाइन के पे आया है, और वो ये कह रहा है और ये गोल पोस्ट चेंज करता रहा कि उसको फायदा क्या है कि अगर दौलत बेग ओल्डी से हुआ क्या है कि उसमें जो साउथ ऑफ पेंगेंगसो, साउथ ऑफ आपका जो पास है काराकोरम उसके पास है, वहां से आप गिलगिट बाल्टिस्तान भी जा सकते हो और चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक डोर को भी कम्युनिकेट कर सकते हो। इसी प्रकार आप अगर ईस्ट में जाओ तो आप कहीं एक्साइटेड में जा सकते हो, और उनका हाईवे है G219, उसको भी डोमिनेट कर सकते हो जो जाता सिंहजान से लासा। तो ऐसे को इसलिए उसने जब हमने दरबुक शोक दौलत बैग ओल्ड रोड बढ़ा ली तो चीन 7 से 8 किलोमीटर आपकी तरफ आ गया, आपको पेट्रोलिंग नहीं करने जा रहा। उसको फायदा हो गया कि उसकी डेप्थ मिल गई,
उसके एक्साइजन को डेप्थ मिल गई, उसके हाईवे को मिल गई, और आपके लिए खतरा होगा, क्योंकि अगर वो वहां रहता है तो वहां से वो डायरेक्ट जा सकता है नुब्रा वैली में और साइटिंग रिलेशन में। और यही जी एक ऐसी जगह है लद्दाख का पूरे इलाके में जहां पर चीन और पाकिस्तान एक प्रकार से इकट्ठा काम कर सकते हैं, ईस्ट से चाइना और वेस्ट से पाकिस्तान, तो आपको सैंडविच कर सकते हैं। तो ऐसे में डेप्सांग से वापस जाना चीन का बहुत जरूरी है भारत के लिए। मगर जो ये डी इंडक्शन की बात हुई अभी तक, उसके अंदर नॉर्थ और साउथ ऑफ पेंगोंगसो के बारे में बात कर रहे हैं। नॉर्थ ऑफ पेंगोंगसो में ठीक है चीन वापस जा रहा है, हम भी थोड़ा पीछे जा रहे हैं, मगर साउथ ऑफ पेंगोंगसो के अंदर आप क्लास रेंज छोड़ेंगे जो आपकी थी और जिससे सारा गेम चेंज हुआ है, जिससे प्रेशर में आया है चाइना। अगर आपने वो दे दिया तो आपके पास प्रेशर कहां है, कैसे वो जाएगा डेप्सांग से? कल को वो नहीं जाता फेज 2 में, आप बोलते हो यथास्थिति अप्रैल 2020 और वो दोबारा कुछ और बताए कि नहीं कि ये 1959 की क्लेम लाइन है और हम तो यहीं थे पहले। तो ऐसे में अगर आप नॉर्थ और साउथ पेंगोंगसो में अपना आप क्लास रेंज को छोड़ रहे हैं और डेप्सांग के बारे में बातचीत नहीं की, उसके लिए आगे करोगे, मुझे लगता है कि इसके अंदर हम कहीं ना कहीं गलती कर सकते हैं, क्योंकि चीन के ऊपर भरोसा करना खतरे से खाली नहीं। चीन के साथ हमारा कोई ट्रस्ट नहीं है। देखो चीन के आज से 2 साल पहले अगर कोई कहता कि चीन के साथ ऐसे रिलेशन हो सकते हैं, तो जो बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, जो बड़े बड़े थिंकर हैं, जो ब्रेन है भारत का, वो कहते लड़ाई नहीं हो सकती चीन के साथ भारत की, क्योंकि चीन और भारत का कम से कम $90 बिलियन का ट्रेड है और भारत चीन को बहुत बड़ी मार्केट देता है, मगर फिर भी चीन आ गया अप्रैल 2020 में। तो ऐसे में चीन के ऊपर भरोसा करना बहुत ही गलती होगी। अब बात कर रहा है डी इंडक्शन, डिसएंगेजमेंट और डी एस्केलेशन की, साथ में यहां से लेके अरुणाचल तक वो अपनी पोस्टें बना रहे हैं, गांव के अंदर जो नए गांव बना दिए हैं लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल में। ऐसा लगता है चीन तो तैयारी कर रहा है, और चीन जारी कर रहा है पूरे अरुणाचल तक के बॉर्डर तक, और बाराहोटी में या सिक्किम में या अरुणाचल में भी वहां पर उसने जमावड़ा बढ़ाया। तो ऐसे में मेरा मतलब ये था, हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए डिसएंगेजमेंट की, क्योंकि पलड़ा आपकी तरफ भारी है। अब अगर आप बैटल हार्डन आर्मी, आप ज्यादा देर रह सकते हैं, चीन को प्रॉब्लम हो रही है रहने के लिए। तो ऐसे में मुझे लगता है कि साथ ना हो तो अच्छा है कि आपको अपनी क्लास रेंज नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि क्लास रेंज आपके अपने इलाके में है, और डेप्सांग के बारे में बातचीत करनी चाहिए। श्रीवास्तव में एक बात ये समझने की कोशिश करूंगा, 3 बातें कही गई हैं। एक तो ये कि दोनों देश एलएसी को माने और उसका आदर करें। दूसरी, कोई भी देश मौजूदा हालात बदलने की एक तरफा कोशिश ना करे। तीसरी, दोनों देश सभी समझौतों को पूरी तरह माने। क्या चीन एलएसी का सम्मान करता रहा है? नंबर 2, क्या चीन एक तरफा बदलाव करने की कोशिश नहीं करता रहा है? बहुत सारे अस्थायी निर्माण उसने किए हैं और दोनों देश सभी समझौतों का पूरी तरह पालन करें, क्या चीन करता रहा है? तीनों ही बातें चीन ने अतीत में अपनी तरफ से तोड़ी हैं और इस समझौते में भी ये बात राजनाथ सिंह साहब ने भी आज पार्लियामेंट में कहा है कि 2020 में जो भी निर्माण कार्य चीन ने किए हैं वो उसको डिसमेंटल करेगा, तोड़ेगा। पर क्या चीन पर हम भरोसा करेंगे जिस तरह की अतीत की उसकी हरकतें रही हैं? बिल्कुल नहीं भरोसा करते। जो 3 बातें बोली है चीन ने, बिल्कुल उसके विपरीत काम कर रहे हैं। लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल को मानता नहीं है, लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल को बदलता रहता है, गोल पोस्ट को बदलता रहता है। कभी बोलता है कि 1959 की क्लेम लाइन है, कभी बोलता है उससे पहले के मैप दिखाता है। तो चीन को एक तो लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल है, कोई जमीन पे तो मार्क है नहीं, तो ऐसे में वो बदलता रहता है जिस प्रकार से जो सिचुएशन उसको सूट करती है। और जो ये आपकी एग्रीमेंट और प्रोटोकॉल है 1993 का, 96 का, 2005 का, 2012 का, 2013 का, वो पेपर पे रह गया, क्योंकि भारत तो उसको मानता है मगर चीन उसको नहीं मानता है। कई बार जब उसको सूट नहीं करता उसको नहीं मानता है। और जो तीसरी बात है, जो चीन है यूनिलेटरली उसको चेंज करता है। इसने गांव बनाए हैं,
उसने अपने जमावड़ा बढ़ाया है, उसने अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग कर ली है, उसने अपनी डेवलपमेंट अपने इलाके में कर ली। जब भारत करने की कोशिश कर रहा है तो वो एक प्रकार से रोड़ा अटका रहा है भारत के लिए। तो मेरा मतलब यह चीन पे तो भरोसा करना बहुत बड़ी बेवकूफी है। और मैं ये कहता हूँ 9 महीने भारत की फौज डटी रही है और भारत की फौज के अंदर काबिलियत है और भारत का पलड़ा भारी है। भारत जो है हाई एल्टीट्यूड में और ऐसी लो टेम्परेचर में रहने के लिए काबिल है बिनस्बत चीन के। और हमें यह भी मालूम है कि चीन तैयारी कर रहा है कुछ बड़ा करने के लिए आने वाले समर में। तो ऐसे में मुझे यही शक और सवाल है कि जो हम कार्रवाई कर रहे हैं इसमें सब पहलू को देख लिया गया है। और स्पेशली जब तक चीन डेप्सांग से नहीं जाएगा आपके ऊपर तलवार लटकी रहेगी। आपको क्या यकीन है कि आप साउथ ऑफ पेंगेंगसोम से क्लास रेंज को छोड़ देंगे और अगले फेज में डेप्सांग से वो वापस जाएगा? डेप्सांग की बात इसी फेज में क्यों नहीं की, क्यों नहीं इससे लिंक किया कि आप डेप्सांग से वापस जाएं, फर्स्ट कम फर्स्ट गो। आप पहले आए हैं, आप अग्रेसर है, आप पीछे जाए हम भी जाएंगे। मैं ये मानता हूं गिव एंड टेक है कि कुछ देना कुछ लेना। ये इंटरनेशनल जो स्थिति होती है उसमें कोई विनर नहीं कोई लूजर नहीं। मगर जो चीन है वो जो बातें कहता है और जो करता है उसमें फर्क है। आप आगे का भरोसा नहीं कर सकते चीन का कि वो चीन अगले फेज में वापस जाएगा। हो सकता जाए पर आपको हरदम डर रहेगा क्योंकि चीन पे भरोसा करना बहुत बहुत नुकसान हो सकता है। और स्पेशली जो आपने क्लास रेंज को पकड़ा है आज, अगर आप देखो डिफेंस मिनिस्टर साहब ने बोला साउथ ऑफ पेंगेंगसो में भी जाएंगे, ये नहीं बताया कहां से जाएंगे क्योंकि चीन तो वहां आया नहीं। वो तो भारत ने ही क्लास रेंज को पकड़ा है। तो अगर वो क्लास रेंज तो भारत के इलाके में ही है, अगर हमें वहां से जाना पड़ेगा तो एक बड़ी दुर्भाग्य की बात होगी क्योंकि क्लास रेंज स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको याद है कि 1965 में आपने हाजी पीर जीता था मगर ताशकंद में हमने गुवा दिया क्योंकि प्रेशर इतना पड़ा रूस का उस टाइम लाल बहादुर शास्त्री पे कि साइन करना पड़ा। तो ऐसे में भारत इस क्लास रेंज जिसको आपने सरप्राइज करके बहुत अच्छे मुंह से, कहीं हम ऐसे तो नहीं दे रहे क्योंकि उसके बारे में कुछ बताया नहीं गया। मगर साउथ ऑफ पेंगेंगसो में और कहां जाएंगे? साउथ ऑफ पेंगेंगसो में तो हमने ही लिया है क्लास रेंज। क्या क्लास रेंज देने के बाद चीन डेप्सांग से चला जाएगा? क्या अगर चीन नहीं जाता तो हमारे पास दूसरा चारा क्या है? आपको यह भी देखना पड़ेगा चौधरी साहब, चाइना का 14 कंट्री से करीब करीब बॉर्डर है और उसने 12 कंट्रियों से रिजॉल्व कर लिया बाय लॉ। भारत और भूटान के साथ नहीं किया क्योंकि भारत के को प्रेशर डालने के लिए, भारत को लटका के यूनिलैटरली वो लाइन ऑफ कंट्रोल चेंज करना चाहता है, वो नहीं समझो इसको रिजॉल्व कराना चाहता। तो ऐसे में चीन पे भरोसा करना बहुत बड़ी गलती हो सकती है। आने वाले समय में किस प्रकार से चीन बिहेव करेगा यह भी नहीं पता क्योंकि जो बाइडेन की एडमिनिस्ट्रेशन कितना प्रेशर डालती है चीन पे। तो ऐसे में मुझे लगता है कि सब कुछ पहलुओं को ध्यान में दिया हुआ क्योंकि बेस्ट मिलिट्री कमांडर्स हैं, बेस्ट मिलिट्री माइंड है और डिप्लोमेटिक चैनल भी खुला हुआ है और हमारा जॉइंट सेक्रेटरी लेवल का एक रेप भी उसके साथ है। मगर फिर भी मेरे को यही है कि चीन पे भरोसा करना बहुत बड़ी गलती हो सकती है। तो जो कुछ करना है आप उसको डिसएंगेज करें और उसके बाद वेरीफाई करें, अगला स्टेप लें और साथ में करें, कॉम्प्रिहेंसिव डिसएंगेजमेंट करें क्योंकि चीन के ऊपर यह भरोसा करना बड़ा नुकसान हो सकता है कि चीन आने वाले टाइम में फेज 2 में डेप्सांग से जाएगा या कैलाश रेंज जिसको हम वकेट कर दें आज गुड फेथ में, कहीं चीन वापस आ गया और उसको ऑक्यूपाई कर लिया तो ऐसे चीजें हैं। मुझे लगता है कि इनके जवाब होने चाहिए गवर्नमेंट के पास और उसको मद्देनजर रखते कार्रवाई करे क्योंकि चीन के पास चीन के ऊपर भरोसा इसलिए है कि चीन कोई भी इंटरनेशनल ट्रीटी को नहीं मानता। जो जो चीज सूट करती है वो उसी हिसाब से अपने करता है। आप देखो ना हांगकांग में, ना ताइवान के साथ, ना साउथ चाइना सी में, ना ईस्ट चाइना सी में सेनकाकू आइलैंड है जो जापान के साथ, ना ऑस्ट्रेलिया के साथ, अभी वो क्वाड के बारे में बोलता रहता है। ऐसे में चीन पे जरूरत से ज्यादा भरोसा करना खतरे से खाली नहीं। जो 7 बातें इसमें कही गई हैं जो समझौता हुआ था उसमें मेरे विचार से एक जो मुद्दा है, एक जो पॉइंट है उसमें ये है कि साउथ से हम लोग वापस तो जाएंगे
लेकिन कब जाएंगे ये अभी इसका खुलासा नहीं किया गया है। तो क्या ये कैलाश रेंज के बारे में ही इंडिकेशन है कि वहां से भारत कब वापस हटेगा, ये अभी खुलासा नहीं हुआ है। मैं आपको पढ़ करके बताता हूँ, छोटा सा ही है। 7 फैसले जो बताए गए हैं वो ये है कि दोनों देश फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट हटाएंगे, यानी दोनों देशों की जो टुकड़ियां अब तक एक दूसरे के बहुत करीब तैनात थी वहां से पीछे हटेंगी। नंबर 2, चीन अपनी टुकड़ियों को पेंगोंग लेक के नॉर्थ बैंक में फिंगर 8 के पूर्व की तरफ रखेगा। नंबर 3, भारत अपनी टुकड़ियों को फिंगर 3 के पास, यानी परमानेंट जो हमारा बेस है थान सिंह हाँ थापा, जी। धन सिंह थापा, वो पोस्ट पर रखेगा। नंबर 4, पेंगोंग लेक से डिसएंगेजमेंट के 48 घंटे के अंदर सीनियर कमांडर स्तर की फिर बातचीत होगी और बचे हुए मुद्दों पर हल भी निकाला जाएगा। और 5वां, लेक के नॉर्थ बैंक की तरह साउथ बैंक में भी डिसएंगेजमेंट होगा, लेकिन कब होगा ये अभी नहीं बताया गया है। यानी कैलाश रेंज से भारत की फौजें हटेंगी, लेकिन कब हटेंगी ये अभी तय नहीं है, ये अभी बताया नहीं गया है कि, यानी बाकी के तो डिसएंगेजमेंट होंगे, लेकिन कैलाश रेंज से भारतीय फौजें कब हटेंगी ये अभी तय नहीं हुआ है जनरल साहब। देखो, ये तो सही बात है जो बता रहे हो आप। ये तो हम सोच विचार कर रहे हैं, क्योंकि ये कह रहे हैं कि डिसंगेज होगा वहां पर ट्रुप्स जहां पर भी आमने सामने है, क्योंकि क्लास रेंज में हेलमेट टॉप और ब्लैक टॉप जो है वो चीन के पास है, वहां पर चीन नहीं है, और ये रिजंगला रिजंगला और आपका मगर गुरंग हिल आपके पास है, तो आप काफी नजदीक है। तो वो फ्रिक्शन पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो वो इसी के बारे में डिसंगेजमेंट। चीन आपको फिंगर 4 से फिंगर 8 में चला जाता है, आपको फिंगर 4 से फिंगर 2 में भेज रहा है। चीन को मिला क्या कि अगर आप साउथ ऑफ पेंगोंग नहीं जाते हो, वो गिव एंड टेक की स्थिति है, वो फिंगर 4 से फिंगर 8 जा रहा है, क्योंकि आप साउथ ऑफ पेंगोंग में पीछे। उनको सबसे बड़ी है दुखती हुई नबज है कैलाश रेंज। कैलाश रेंज को लेना चाहता है, मतलब कि वो लेना चाहता, मतलब वो चाहता है कि भारत इसको छोड़े और इसको जो स्थिति थी पहले वो अपनाए, क्योंकि हम इससे पकड़ने से चशुल मॉल दो बॉल को डोमिनेट करते। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये साफ सुथरा नहीं है। अगर ना छोड़े तो अच्छा है, मगर चीन, मुझे लगता है नेक्स्ट स्टेप यही है कि जो बात कैलाश रेंज की बात है, साफ सुथरे शब्दों में नहीं बोला कि साउथ ऑफ पेंगोंग में डिसएंगेजमेंट की जो बात है, और कोई जगह तो है नहीं कैलाश रेंज के अलावा। तो ऐसे में थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अगर यहाँ जब उन्होंने बोला है कि साउथ ऑफ पेंगोंग के बारे में, तो डेप्सांग के बारे में क्यों नहीं बोला? ये तो लिख सकते थे कि डेप्सांग के बारे में बातचीत आगे होगी, उसको बिल्कुल ही छोड़ दिया है। डेप्सांग के बारे में कुछ नहीं लिखा, तो फिर थोड़ा सा शक और सवाल होता है, क्योंकि चीन पे आप जो एक प्रकार से कॉन्फिडेंस से चलते हो कि हम तो आप अपने आप को तो समझते हो कि हम करेंगे, मगर चीन पे भरोसा करना जब तक नहीं कर सकते जब तक कोई चीज की नहीं जाए। अगर चीन कर लेता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर चीन नहीं करता तो आपके पास क्या चाह रहा है ये बड़ी जरूरी है, ये ध्यान देना। देखो, चीन जो है तैयारी कर रहा है पूरी, भारत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं किया, टाइम लगा, अब हम पकड़ रहे हैं, पर 5-7 साल लगेंगे। हमें अपनी फौज मॉडर्नाइज करनी पड़ेगी, हमें अपना ध्यान वेस्टर्न बॉर्डर से नदर्न बॉर्डर चीन की तरफ करना पड़ेगा। चीन रिस्पेक्ट करेगा अगर आप उतने पावरफुल हो। अगर आपकी इकोनॉमी अच्छा करनी चाहती है तो आपकी मिलिट्री स्ट्रांग होनी पड़ेगी। ऐसे में मेरा मतलब यही है कि जो बात बताई गई है वो ठीक है, अच्छी बात है, चीन के साथ फूक फूक के चलो, मगर कैलाश रेंज को वकेट करना नहीं चाहिए भारत को, क्योंकि वो हमारे इलाके में है। अगर नहीं होता तो बहुत अच्छा है, और डेप्सांग के ऊपर प्रेशर डालना चाहिए चीन पे, उसको जल्दी से जल्दी वकेट करे। अगर डेप्सांग में चीन वापस नहीं जाता तो भारत को बहुत बड़ा नुकसान है। फिर हमें जो कैलाश रेंज को अगर हमने छोड़ दिया तो हमारा जो लीवरेज था, जो हमारा ट्रम्प कार्ड था, वो भी आपके पास नहीं रहेगा। बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां जनरल सिवाच साहब ने दी हैं। जनरल साहब, आप जुड़े और इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर बहुत ही उपयोगी जानकारी हमारे दर्शकों को आपने दी है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद चौधरी साहब, जय हिंद।